जेंट्स इनफर्टिलिटी क्या होती है? थोड़ा सा तेज बोलो तो ऑडियो भी आ Two जाए। types of infertility: primary infertility and secondary infertility. In primary infertility, the patient haven't conceived any time. In secondary infertility, patient must be have a one child, and after that they are not conceiving. That is secondary infertility. मतलब ये है कि जो प्राइमरी इनफर्टिलिटी होती है, अगर एक पेयर आफ्टर मैरिज 1 वीक में 4 से 5 टाइम रेगुलर कॉन्टैक्ट में रहता है, सेक्सुअल एक्टिविटी में रहता है विदाउट यूजिंग एनी कॉन्ट्रासेप्टिव, कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज नहीं कर रहा, और 12 महीने तक वो अगर पेयर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करती लेडी, तो वो इनफर्टिलिटी कहलाएगी, वो कहेगी प्राइमरी इनफर्टिलिटी। और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी वो है जिसमें किसी लेडी के अगर पहले कोई बच्चा बच्ची हो चुका है, चाहे वो अबॉर्ट कर गई है, पहले एक बार प्रेगनेंसी लग गई है, या पहले कोई लाइव बर्थ है, या बच्चा अबॉर्ट कर चुकी है, उस पेशेंट को सेकेंड प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आ रही है और उसको 2 साल 3 साल 4 साल हो गए और उसको नेक्स्ट बच्चा अगर नहीं लग रहा है, तो वो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहलाएगी। अब प्राइमरी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी जो है, दोनों के कॉजेज भी डिफरेंट है, ठीक है। जो प्राइमरी इनफर्टिलिटी है उसका कॉज क्या है, उसके हार्मोनल कॉजेज हो सकते हैं। हम लोग ब्रेन से लेके ओवरी तक, ठीक है, जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर हमारा हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी रहती है ग्लैंड, और हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो तुम्हारे हार्मोन्स रिलीज करते हैं। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा और वो पिट्यूटरी पे जाके एक्ट करता है, जो पिट्यूटरी ग्रंथि अपने ब्रेन के अंदर रहती है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो अपने ओवरी को स्टिमुलेट करेगी, जिसके लिए तुम्हारा LH और FSS ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, 2 हार्मोन्स जो है वो रिलीज करेगी, ओवरी के ऊपर स्टिमुलस देगी और ओवरी जाके उसको रिस्पॉन्ड करेगी। FSS का काम क्या है कि ओवरी के अंदर जो ऑलरेडी जो पहले से मौजूद जो ओवम है, इमेच्योर फॉलिकल्स हैं, जो फीमेल के अंदर एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, मिनाके के टाइम पे जब रहते हैं, वो हर महीने में एक ओवम मेच्योर होके रिलीज होता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी होती है। तो उसको मेच्योरेशन का काम जो है वो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन करेगा, ठीक है। अब क्या होता है, फॉलिकल जो है वो फॉलिकल अपना रप्चर होगा, कब मेच्योर होगा, उसका प्रॉपर साइज होगा अप्रोक्सीमेटली 14 डेज बिफोर द मेंस्ट्रुएशन। 14 दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आने वाली है नेक्स्ट कमिंग, उससे पहले 14 दिन पहले वो ओवम रप्चर होगा और फॉलिकल रप्चर होगा और ओवम को रिलीज करेगा। तो जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो रप्चर होने से लगभग 24 to 36 आवर्स पहले वो अपना एक्शन करेगा और उसका एकदम हाई पीक जाएगा, और हाई पीक का जाके ओव्यूलेशन LH सर्च कराएगा, और जिसकी वजह से ओव्यूलेशन होगा। और व्हाट इज ओव्यूलेशन? ओव्यूलेशन इज द रिलीज ऑफ द ओवम फ्रॉम द मेच्योरिंग फॉलिकल, मेच्योर्ड फॉलिकल्स, जिसका प्रॉपर साइज 18 से 20 mm मिनिमम होता है। अब वो फॉलिकल जो है अपना जो रिलीज हुआ है, वो फॉलिकल को अब नाउ फॉलिकल दैट ओवम इज प्रिपेयर्ड, नाउ द फीमेल इज प्रिपेयर्ड, औरत पूरी तरीके से कंसीव करने के लिए प्रिपेयर्ड है। अब ओवम जो है वो 24 आवर्स बिफोर से और 48 आवर्स आफ्टर तक के जो स्पर्म वहाँ पे मौजूद है उनसे वो फर्टिलाइज होगा, ठीक है। तो जो फिर हम पेशेंट को जब SCG का ट्रिगर देंगे, या पेशेंट नेचुरली अपने आप ही कंसीव कर रही है, तो अपन साइकिल के अकॉर्डिंग उसको बोल देंगे 14 डेज पे आपका ओवम रिलीज होगा, तो उस समय के आसपास आपका जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी को इम्प्रूव करो, ठीक है। तो हो सकता है वो पेशेंट सिर्फ काउंसलिंग से उनकी फॉल्स हैबिट्स हो, जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर रहा, सिर्फ काउंसलिंग की वजह से ही वो पेशेंट कंसीव कर जाए। और अगर वो फॉलिकल
जो ओवम है वो फर्टिलाइज हो गया तो नेक्स्ट हार्मोन अपना आ जाएगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जो मेच्योर्ड ग्रेफिन फॉलिकल है, अब वो क्या बन गया कॉर्पस ल्यूटियम, जो उसको रिलीज करेगा प्रोजेस्टेरोन, और प्रोजेस्टेरोन रिलीज होके उस प्रेगनेंसी को लॉस नहीं होने दे, उसको मेंटेन करेगा। इसलिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को अपन मेंटेनेंस हार्मोन भी बोलते हैं, प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन बोलते हैं। अब वो प्रेगनेंसी उस हार्मोन की सपोर्ट में जाके आगे चलेगी। ये तो है प्राइमरी इनफर्टिलिटी का। अब हो गया सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। तो प्राइमरी में अपने क्या क्या कॉजेज देखते हैं। फर्स्ट कॉज देखना है कि पेशेंट का हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस में कहाँ पे फॉल्ट है, तो हम पेशेंट के हार्मोन लेवल कराएंगे। दूसरी बात ये कि पेशेंट का ओवरी से लेके और वजाइना तक का सब नॉर्मल होना चाहिए। पेशेंट की मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री नॉर्मल होना चाहिए। बाई चांस कहीं वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज का पेशेंट तो नहीं है, उसका ओवुलेशन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, तो ये प्राइमरी इनफर्टिलिटी के कॉजेज में सबसे कॉमन है। अब आता है अपने सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। अब सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में क्या होता है, आज बच्चों इधर आओ पास। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में ये होता है कि अपने इंडिया के अंदर एंड डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस, जेनाइटल कॉक्स, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस बहुत कॉमन है। वो फैलोपियन ट्यूब्स को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। तो फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉकेज जो है, जो ट्यूबल ब्लॉकेज जिसको बोलते हैं, जिसके कारण 2 मिनट है, जिसके कारण फैलोपियन ट्यूबल ब्लॉक की वजह से ओवम मेच्योर भी हो रहा है, फॉलिकल मेच्योर भी हो रहा है, ओवम रप्चर भी हो रहा है, स्पर्म भी आ रहे हैं टाइमली, एवरीथिंग इज गेटिंग एट टाइम। लेकिन क्या हो रहा है कि स्पर्म और ओवम का जो मिलने का है ना, वो मिल नहीं पा रहा है, इसलिए फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा। जैसे कि एक दरवाजा है, वो दरवाजा बंद हो गया, तो ट्यूब्स जो है वो स्पर्म के लिए एंट्री पॉइंट है ना, और ट्यूब में ही जाके फर्टिलाइजेशन होना है, डिस्टल 1/3 के अंदर जाके फर्टिलाइजेशन होना है। अब ट्यूब में अगर स्पर्म ट्रेवल करके जा ही नहीं पा रहा, तो क्या है कि वो कहाँ से फर्टिलाइज करेगा और कहाँ से उसको प्रेगनेंसी रहेगी। तो अगर सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का कोई पेशेंट हमारे पास आता है, तो अपन प्रॉपर उसकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री देखेंगे। हो सकता है उसके हस्बैंड का भी काउंट बहुत ज़रूरी है ऐसे में, क्योंकि दोनों पार्टनर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। प्राइमरी या सेकेंडरी दोनों इनफर्टिलिटी में दोनों पार्टनर्स इंपॉर्टेंट होंगे। तो हस्बैंड का एक सीमन एनालिसिस करेंगे, जो बिल्कुल नॉर्मल पैरामीटर्स के अंदर उसका सीमन का क्वालिटी होना चाहिए, और स्पर्म का जो क्वालिटी है वो भी अच्छी होनी चाहिए। डेड या इमेच्योर, मतलब स्लगिश, स्लो मोटिलिटी वाले स्पर्म्स नहीं होने चाहिए। और सेकेंडरी में भी ये जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि हो सकता है फर्स्ट टाइम पे उसके हस्बैंड का स्पर्म क्वालिटी अच्छा रहा हो, और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के टाइम पे फीमेल पार्टनर्स तो बढ़िया रही, लेकिन हस्बैंड के कोई जॉब प्रोफाइल ऐसा है कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो जिसकी वजह से उसके स्पर्म्स की जो क्वालिटी है और क्वांटिटी है वो डाउन हो गई। जो ह्यूमन के अंदर, जो मैन के अंदर है या किसी भी एनिमल के अंदर है, जो मैन के जो टेस्टिकल्स हैं वो बॉडी से आउटसाइड होते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या है कि माइनस, मतलब ह्यूमन बॉडी का जो खुद का टेम्परेचर है उससे कम 2 डिग्री लोअर टेम्परेचर चाहिए। अगर जैसे कोई हलवाई का वर्क कर रहा है, लगातार भट्टी पे बैठा हुआ है, तो उसमें क्या हुआ, टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता, तो उसके जो स्पर्म्स है उसका काउंट डिक्रीज होगा, उसका क्वालिटी डिक्रीज होगा। तो इस वजह से उसके जो स्पर्म की क्वालिटी प्रॉपर नहीं होगी, तो भी फीमेल फर्टिलाइज नहीं होगी। अगर सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का कोई पेशेंट आता है तो अपने को उसका ट्यूबल पोटेंसी टेस्ट करना चाहिए। वो इन्वेजिव भी हो सकता है और नॉन इन्वेजिव भी हो सकता है। जैसे हम रूटीन में बैठे हैं तो हम पेशेंट को इन्वेजिव प्रोसीजर पे तब डालते हैं जब नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर अवेलेबल नहीं हो या वो नेगेटिव हो। तो नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर में अपन एचसीजी कराते हैं, एचएसजी कराते हैं, हिस्टेरोसल्पिंगोग्राफी जिसको बोलते हैं। तो वो कुछ भी नहीं है, नॉर्मल एक पेशेंट लिथोटमी पोजीशन में लेटती है, उसके वजाइना को क्लीन करके प्रॉपर तरीके से सर्विक्स को होल्ड करके और थ्रू सर्विक्स एक कैथेटर डालते हैं, और कैथेटर के थ्रू वो एक डाई इंजेक्ट करेंगे जो रेडियो
ओपेक डाई होती है, और जब रेडियो ओपेक डाई का यूट्रस की कैविटी को क्लियर करके और फेलोपियन ट्यूब को क्लियर करके अगर फ्री स्पेस पेरिटोनियल कैविटी मतलब आउटसाइड द फेलोपियन ट्यूब अगर आ जाता है तो वो टेस्ट अपने आप में एक वो हो जाता है कि पेशेंट की जो ट्यूब्स है वो पेटेंट है और अब कोई दूसरी पैथोलॉजी हो सकती है। दूसरा क्या है कि इन्वेजिव है। इन्वेजिव के अंदर अपन लेप्रोस्कोप के लिए देखते हैं और नीचे से डाई डालते हैं। ऊपर लेप्रोस्कोप से देखेंगे डाई आ रही है ट्यूब से या नहीं डाई आ रही है, उसको क्रोमोपेटेंसी टेस्ट बोलते हैं। हाँ ठीक, तो उसमें क्या है कि मिथाइलिन ब्लू डाई इंडिगो ब्लू डाई डलती है और वो ब्लू डाई जो है जैसे हमने अभी HSG के तरह डाली है वैसी ही है, लेकिन उसको डायरेक्ट लेप्रोस्कोपी के थ्रू पेरिटोनियल कैविटी में स्प्लेस देते हैं। ठीक है, दोनों के फायदे भी हैं नुकसान भी है। इन्वेजिव प्रोसीजर में अंदर की कोई एक्स्ट्रा पैथोलॉजी हो वो भी अपने को पता चल जाती है और नॉन इन्वेजिव में अपने को नहीं पता चल पाती। तो ये ग्रॉस ब्रीफिंग है और नेक्स्ट आगे का इनफर्टिलिटी का नेक्स्ट वीडियो में अपन कंटिन्यू करेंगे।